नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुमिनिया में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से आओ मिलकर बचाएं। जो हमारी अंतिम कविता है वो पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल, जिनका जन्म 1972 ईस्वी में दुमका झारखंड में हुआ है और ये आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं और जीवन के इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को यहाँ कविता में चित्रित किया है। तो जो ये हैं निर्मला पुतुल हैं, तो उनके बारे में और थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगी कि वो आदिवासी समाज से या आदिवासी जो परिवार है उससे संबंध रखती हैं और इनका जो जीवन है वो अनेक संघर्षों से व्यतीत हुआ है। यानी बचपन में इन्होंने अनेक संघर्षों का सामना किया। इनके घर में पढ़ाई का या शिक्षा का माहौल था और क्योंकि इनके जो पिताजी थे और चाचा जी थे दोनों ही शिक्षक थे और फिर भी इनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो इसलिए वो आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चला पाए, जिससे उन्होंने सोचा कि नर्सिंग करके अपने परिवार की आर्थिक दशा को सुधारूंगी। तो उन्होंने नर्सिंग की और जिससे नर्सिंग करने के बाद वो बाहरी समाज से भी परिचित हुई, बाहरी दुनिया को भी उन्होंने अच्छे से देखा जाना, तभी अपने समाज को भी अच्छे से देख पाई। और उन्होंने अपने जो संथाली समाज है उसमें अनेक समस्याएं हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी यहाँ उजागर किया है। जैसे अशिक्षा है, ये नशा है, गरीबी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं और शराब वगैरह अधिक पीते हैं। तो ये समस्याएं उनके संथाली जो समाज है उसमें रहती हैं और ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं। तो जंगलों की जो कटाई है वो भी अधिक हो रही है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ अपने संथाल क्षेत्र को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये समस्या उस कविता में यहाँ कवित्री ने दर्शाई है, निर्मला पुतुल ने। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। तो इनकी जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी जो कविता का जो केंद्र बिंदु है वो है स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जो जरूरी है वो बताया है और प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण यहाँ जो आदिवासी हैं उनका जो जीवन है वो संकट में है। और जो ये कविता ली गई है, क्योंकि ये संथाली भाषा में लिखित थी, इसका हिंदी रूपांतरण किया है अशोक सिंह ने। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे जो आओ मिलकर बचाएं। तो इस जीवन में भी या अब भी ऐसा क्या बचा है जिसको कवित्री बचाने की चेष्टा करती हैं, बचाना चाहती हैं? आदि समाज में ऐसा क्या है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। तो कहती हैं आओ मिलकर बचाएं। तो अपनी बस्ती को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से उसे डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में अपने चेहरे पर संथाल प्रांगण की मिट्टी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो बच्चों क्या कहती हैं? अपनी बस्ती को, जो संथाल क्षेत्र में उनकी एक छोटी सी आदिवासियों की जो बस्ती है उसको बचाने का प्रयास कर रही हैं, उसको बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं और कहती हैं कि वो नंगी होने से, नंगी मतलब वहाँ खाली हो रही हैं, सभी लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से, एक स्थान अपने स्थान को, अपने क्षेत्र को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों में पलायन कर रहे हैं। तो वो समस्या यहाँ पर बताई है कि इस शहर की जो आबो हवा है उससे बचें, क्योंकि शहर में जो हवा है वो शुद्ध हवा नहीं होती, वहाँ पर भीड़ भाड़ का क्षेत्र होता है और जो उनकी बस्तियाँ हैं बिल्कुल खाली होती जा रही हैं। तो उसको बचाने के लिए कहती हैं बचाएं डूबने से पूरी बस्ती को हड्डियों में। तो कहते हैं जो बस्तियाँ, जो लोग यहाँ के नशे के आदी हो चुके हैं, जो शराब वगैरह
पीते हैं, नशे में धूत रहते हैं, पूरी तरह से वो अपना कार्य जो उनकी मिट्टी की जो खुशबू है, मिट्टी का जो सुगंध है, जिसे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कर्मठ होते हैं, संघर्षशील होते हैं, जुझारूपन उनके अंदर होता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं तो उनको कहती है कि वो अब कहाँ गई, पूरी की पूरी बस्तियाँ अब नशे के कारण यानी हड्डियों में हो गई हैं। जैसे बिल्कुल उनकी जो शरीर है उसके अंदर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया है। वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, अच्छे से खाना पीना नहीं खाते, 2 वक्त की रोटी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो समस्या जो यहाँ पर कवित्री बताती है कि अपने चेहरे पर संथाल प्रांगण की मिट्टी का रंग, तो संथाल प्रांगण होता क्षेत्र, तो कहते हैं संथाल प्रांगण या उस क्षेत्र की जो माटी का रंग है, माटी का रंग यहाँ पर किस लिए कहा गया है कि बहुत सारे जो संथाल क्षेत्र के लोग हैं शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, अपने बस्ती को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। तो कहती है कि वो जो है ये संथाल क्षेत्र है उसे अपनी मिट्टी से प्यार करना चाहिए और अपनी जलवायु की वहाँ पर उनको रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ कवित्री उसको बचाने का प्रयास करने के लिए लोगों को जागृत करती हैं और कहते हैं भाषा में झारखंडीपन। तो भाषा में झारखंडीपन यानी अपनी झारखंड की जो भाषा है, संथाली भाषा है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी भी एक पहचान है। अगर वो इसको छोड़ देंगे तो और बहुत सारे जो लोग हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं या जो अमीर लोग हैं वहाँ आकर बस जाते हैं, उनकी भाषाएं उन पर थोप दी जाती हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी झारखंडी जो भाषा है, संथाली भाषा है, उसको भी हमें बचाना है। तो कहती हैं ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट है, क्योंकि अब धीरे धीरे उनकी जो दिनचर्या है, जो लोग कर्मठ थे, संघर्षशील थे, तो वो आज काम करना ही बंद कर चुके हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहा, वो नशे में धूत रहते हैं। तो वो मेहनती जो लोग थे उनकी जो दिनचर्या है या जीवन यापन करने का जो कार्य है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो दैनिक कार्य वो कर्मठता से करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन की गर्माहट, तो जो जीवन की गर्माहट है यानी जो उत्साह है, गर्माहट का अर्थ है यहाँ पर उत्साह और उमंग से लिया गया है कि वो जीवन में इतना उमंग भरी हुई थी, उत्साह उनके अंदर भरा रहता था, वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है या समाप्त होता जा रहा है। मन का हरापन यानी मन में जो सादगी थी और भोलापन, दिल के वहाँ के लोग हैं बिल्कुल भोले भाले हैं, सादे लोग हैं, जीवन उनका सादगी पूर्ण है, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं है। और कहते हैं अक्खड़पन माने कभी कभी अपनी जो अच्छी बात होती है, सही बात होती है, उस पर अड़ जाते हैं, तो वो होता अक्खड़पन है। जुझारूपन यानी बहुत ही जुझारूपन उनके अंदर है, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, तो वो सारे गुण भी उनके अंदर है विद्यमान है। यानी धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। फिर कहते हैं भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट। तो कहते हैं कि भीतर की आग, जो भीतर उनके अंदर आग थी या कार्य करने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। और आज भी जो है शिक्षित लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं, आज भी धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी अज्ञानता के कारण आज भी उनके अंदर विद्यमान है। क्योंकि आज जो जीवन है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जो समय है वो परिवर्तित हो गया है। तो वो लोग अज्ञानता के कारण आज भी जैसे धनुष से बाण चलाते हैं और तीर उनके नुकीले होते हैं, कुल्हाड़ी की उनके पास धार होती है, तो वो आज भी पुरानी परंपराओं में या पुरानी जो चीज़ें हैं, औजारों में आज भी
अभी उन्हीं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं में बंधे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें आज कवित्री कहती है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं कि अपने जो संथाली क्षेत्र है उसमें जो जंगल की ताज़ा हवा, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं वो हमेशा जंगलों में रहते हैं, तो धीरे धीरे जो प्रकृति है वो जंगलों से हरी भरी रहती थी वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो कहते हैं जंगल की जो ताज़ा हवा है, ये नदियों की निर्मलता है, क्योंकि नदियों का जो साफ पानी है उसी को वहाँ के लोग पीते हैं, और उनके पास जैसे आरओ वगैरह है, ये सारी सुविधाएं उनके पास नहीं होती, क्योंकि वो नदियों का जल पीकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। पहाड़ों का मौन, यानी जो वहाँ जो पहाड़ होते हैं उस क्षेत्र में, वहाँ पर मौन रहता है, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, शांत वातावरण होता है। और कहते हैं गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट। और वहाँ के जो लोग जब मेहनत करते थे तो वहाँ पर जो गीतों की धुन, क्योंकि बहुत सारे उत्सव मनाते थे, त्योहारों को मनाया जाता था, तो वो सारे अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं अब मेहनती नहीं रहे, उनकी दिनचर्या धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। तो मिट्टी का सौंदापन, जो मिट्टी है जिसमें सौंदापन, जो सुगंध आती थी, जहाँ फसलें लहला उठती थी, लहराती रहती थी, तो वो फसलें भी वो आज नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। न उनको ताज़ा हवा मिल रही है, न नदियों का निर्मल जल मिलता है, क्योंकि नदियाँ भी धीरे धीरे दूषित होती जा रही हैं। पहाड़ों का मौन, क्योंकि पहाड़ जो मौन होते थे जहाँ पर हमें अत्यधिक शांति प्राप्त होती थी, और गीतों की धुन, क्योंकि जो खुशी में सब झूम उठते थे, गीत गाते थे, नाचते थे, तो वो जो सारी चीज़ें थी वहाँ की वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, और लहराने वाली फसलें भी आज नहीं लहरा रही हैं। तो उनको बचाने के लिए कहती हैं कि आज भी वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, क्योंकि हम इतने परिसर में हैं। अगर ये नशे की आदत छोड़ दें, शिक्षित हो जाएं, तो बहुत कुछ इसमें संथाल क्षेत्र में रहकर हमें कर सकते हैं। फिर कहते हैं नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और कहते हैं कि नाचने के लिए, क्योंकि जो यहाँ जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग हैं जो, तो कहते हैं वहाँ खुले आंगन होते हैं, और अब धीरे धीरे वो वहाँ पर भी बहुत सारे कारखाने वगैरह बन रहे हैं, उद्योग धंधे वहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए उसको बचाने के लिए कहते हैं कि संथाल क्षेत्र के लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वहीं पर रहें, अपनी मिट्टी का जो सौंदापन है उसको न छोड़ें, उस रंग को पहचानें और ताज़ी हवा में रहें, नदियों का जो निर्मल जल है वो पिएं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए अच्छी होती हैं। और कहते हैं कि गाने के लिए गीत, नाचने के लिए तो खुला आंगन होता था, गाने के लिए यानी हंसी खुशी से जीवन व्यापन करते थे, तो गाने के लिए गीत होते थे, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, क्योंकि जहाँ खुशी होती है, जो लोग खुशी से रहते हैं, तो वहाँ पर जो खुशी होती है वो बहुत ही आनंदमयी होती है, लोग खुलकर हंस पाते हैं, खिलखिलाते हैं, वो हंसी का जो आनंद है वो बहुत अच्छा होता है, वो शहरों में नहीं मिलता, क्योंकि ना वहाँ पर ताज़ा हवा मिलती है, ना बड़े बड़े आंगन मिलते हैं, ना गाने के लिए लोगों के पास गीत होते हैं, इतना समय नहीं होता, हंसने के लिए वो खिलखिलाहट भी वहाँ नहीं होती, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। क्यों? देखे होंगे अपने शहरों में जो छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहाँ आंगन वगैरह भी नहीं होते, तो कहते हैं कि वो चीज़ें, एकांत की जो चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाती। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, एकांत चाहता है, तो शहरों में एकांत नहीं मिल पाता, क्योंकि जो जंगल हैं वहाँ का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है, वहाँ बड़े बड़े आंगन होते हैं, एकांत होता है, तो वो शहरों में नहीं मिल पाता, क्योंकि आदिवासी लोग हैं अब से शहरों की तरफ विस्थापन कर रहे हैं। तो उनको रोकने के
के लिए यहाँ कवित्री ये संकेत देती हैं। फिर कहती हैं बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इसे विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। और अंत में कहते हैं कि बच्चों के लिए मैदान, क्योंकि शहरों में जो विस्थापन कर रहे हैं लोग, वहाँ पर भीड़ भाड़ का क्षेत्र होता है, वहाँ खुला मैदान नहीं होता जहाँ पर बच्चे खेल सकें। तो पशुओं के लिए हरी हरी घास, तो जहाँ जो संथाल क्षेत्र में बड़े बड़े मैदान मिलते हैं, पशुओं के लिए बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं जहाँ हरी भरी घास होती है, पशुओं को चराया जाता है, तो वो शहरों में नहीं मिलता। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, तो जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, क्योंकि जब वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें शोर अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो जाते हैं, तो वो शांति चाहते हैं, एकांत चाहते हैं, तो वो एकांत शहरों में नहीं मिल पाता। तो और इस अविश्वास भरे दौर में, क्योंकि आज का जो समय है हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते, तो विश्वास का जो दौर होता समय, तो वो दौर है। तो फिर भी कहती हैं कवित्री थोड़ा सा विश्वास अब भी हमारे पास विश्वास करने के लिए, अब भी हम कुछ लोगों पर विश्वास कर सकते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। थोड़ी सी उम्मीद है, आशा है, अब भी हम अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपनी मिट्टी के रंग को आज भी बचा सकते हैं। उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। फिर भी कहती हैं कि इतना अविश्वास भरा दौर है, फिर भी हमारे पास एक दूसरे के प्रति विश्वास की जो भावना है वो आज भी विद्यमान है। आज भी हम उन वस्तुओं को बचा सकते हैं जो हमारे सामाजिक प्राकृतिक जो परिवेश है, जो उसको स्वस्थ बनाती है। तो उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे जीवन की सादगी, या जीवन का सादापन है, भोलापन है, और प्रकृति प्रेम, संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है, कठोर परिश्रम है, आदि जो ये चीज़ें हैं जो संथाल क्षेत्र के लोगों के जीवन को सुखी बना सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आज भी हम बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो अभी भी लुप्त नहीं हुई हैं। अगर हम चाहें तो इन चीज़ों को सब मिलकर अगर सभी प्रयास करें तो ये सारी चीज़ें आज भी बच सकती हैं। इसलिए अभी भी बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे ये अभी बताया मैंने, सादगी भरा जीवन है, भोलापन है, परिश्रम है, और प्रकृति से प्रेम है, संघर्ष करने की प्रवृत्ति है। तो ये सारी चीज़ें हम आज भी बचा सकते हैं। तो कवित्री आज भी कहती है सारी चीज़ें लुप्त नहीं हुई, इन चीज़ों को आज भी हम बचा सकते हैं और अपने क्षेत्र से प्रेम करती हैं। इसलिए आदिवासी समाज जो विस्थापन की ओर बढ़ रहा है उसको अपने स्थान पर, अपनी जगह पर, क्षेत्र पर रहने के लिए प्रेरित करती हैं और उन्हें सादगी भरा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयासरत हैं। तो बच्चों, ये हमारी कविता थी, आओ मिलकर बचाएं। तो जीवन में अब भी बहुत कुछ बचा है कवित्री की निगाह में, दृष्टि में, तो वो आज भी बचाना चाहती हैं। तो ये कविता बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।